हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 की वन शॉट वीडियो। इस वीडियो में आपको चैप्टर 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और साथ ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी मिलने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आप भी बाय क्लासेज के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा? वैद्युत विभव का मात्रक है। ठीक है, वैद्युत विभव का मात्रक क्या है? जूल कूलाम, जूल पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, जूल कूलाम या फिर न्यूटन मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा आ। ठीक है, क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ। वैद्युत विभव का मात्रक है जूल पर कूलाम। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? ठीक है, घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या फिर शून्य हो जाती है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, बढ़ती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 3। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन आ, ऑप्शन वा, ऑप्शन सा या फिर ऑप्शन दा। राइट आंसर हो जाएगा आ। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 4। विभव प्रवणता का मात्रक है। ठीक है, वोल्ट पर मीटर, बा वोल्ट मीटर, सा न्यूटन पर मीटर, दा कूलाम पर मीटर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आ, वोल्ट मीटर। ठीक है, विभव प्रवणता का मात्रक है वोल्ट मीटर। अगला प्रश्न देखो, धारिता का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, धारिता का एसआई मात्रक क्या है? फैराड, वोल्ट, कूलाम या फिर एम्पियर। राइट आंसर हो जाएगा आ। ठीक है, क्या हो जाएगा? आ, फैराड धारिता का एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न देखो, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है आवेश पर, प्लेटों की आकृति पर, विभवांतर पर या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बा, प्लेटों की आकृति पर। ठीक है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है प्लेटों की आकृति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। किसका मात्रक है? आवेश का, ऊर्जा का, विभवांतर का, धारिता का। राइट आंसर हो जाएगा बा। ठीक है, ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है ऊर्जा का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8 क्या है हमारा? समांतर प्लेट संधारित्र के बीच परावैद्युत भरने पर धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ता है? बढ़ती है, घटती है, वही रहती है या फिर शून्य हो जाती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आ, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच परावैद्युत भरने पर धारिता बढ़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या है? समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य होता है अधिकतम, न्यूनतम, शून्य या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा सा। ठीक है, शून्य होता है। समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, पृथ्वी का वैद्युत विभव माना जाता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर अनंत। राइट आंसर हो जाएगा सा। ठीक है, पृथ्वी का वैद्युत विभव माना जाता है शून्य। ये थे हमारे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। अब चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। पहला प्रश्न क्या है हमारा? वैद्युत विभव की परिभाषा क्या है? ठीक है, वैद्युत विभव की डेफिनेशन क्या है? उत्तर देखो, एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, यह है वैद्युत विभव की डेफिनेशन। एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 2।
समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? ठीक है, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? उत्तर देखो, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ क्या होता है? वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक पॉइंट पर वैद्युत विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, विभव प्रवणता का सूत्र लिखिए। ठीक है, विभव प्रवणता का सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला, विभव प्रवणता का सूत्र देखो, विभव प्रवणता इक्वल माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स, जहाँ पर डेल बी क्या है? विभव परिवर्तन, और डेल एक्स क्या है? यहाँ पर डेल एक्स है यहाँ पर दूरी परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न संख्या 4, धारिता का बीमीय सूत्र लिखिए। ठीक है, धारिता का बीमीय सूत्र पूछा है। उत्तर हो जाएगा इसका m-1 l⁻², t⁻4 a⁻2। ठीक है, ये धारिता का बीमीय सूत्र हो गया। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 5, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए। उत्तर हो जाएगा इसका C=ε0 a/d। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C=ε0 a/d। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 6, परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं? ठीक है, परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं? उत्तर देखो, वे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता लेकिन बाह्य क्षेत्र में रखने पर ध्रुवीकृत हो जाते हैं, तो वे पदार्थ परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 7, संधारित्र में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? ठीक है, संधारित्र में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? उत्तर हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र के रूप में। ठीक है, संधारित्र में ऊर्जा वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8 क्या है हमारा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? उत्तर हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 जूल। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 9, विभव एक अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है? ठीक है, उत्तर हो जाएगा विभव एक अदिश राशि है। ठीक है, विभव क्या है? विभव एक अदिश राशि है। प्रश्न संख्या 10 देखो, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या समान रहता है? ठीक है, जब दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उनमें क्या समान रहेगा? उत्तर हो जाएगा आवेश। ठीक है, आवेश Q का मान समान रहता है। जब दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उनमें आवेश का मान समान रहता है। ठीक है, ये थे हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है हमारा, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ठीक है, संधारित्र की धारिता को जो प्रभावित करते हैं उन कारकों को लिखना है हमें यहाँ पर। उत्तर देखो इसका, संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल A पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी प्लेटों के क्षेत्रफल A के समानुपाती होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, यह प्लेटों के बीच की दूरी D पर निर्भर करती है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ये यहाँ पर संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल A पर निर्भर करती है, मतलब संधारित्र की धारिता C प्लेटों के क्षेत्रफल A के समानुपाती होती है। और पॉइंट नंबर 2 में यह प्लेटों के बीच की दूरी D पर निर्भर करती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, यह प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक K पर निर्भर करती है। ठीक है, धारिता प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। धारिता प्लेटों के जो पदार्थ होता है उसकी प्रकृति, उसके नेचर पर भी निर्भर करती है। आसपास रखी अन्य चालक वस्तुओं का प्रभाव भी धारिता को बदल सकता है। ठीक है, अगर उसके आसपास भी कोई चालक वस्तुएं रखी हैं तो उसके कारण भी धारिता बदल सकती है। अगला पॉइंट देखो, इसे स्थिर बनाने के लिए प्लेटों के बीच का माध्यम स्थिर रखना आवश्यक है। ठीक है, अगर हमें इसे स्थिर बनाना है तो हमें जो प्लेटों के बीच का माध्यम है उसे स्थिर रखना पड़ेगा। तो अतः C=K∈0 A/d के अनुसार ये सभी कारक धारिता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला C=K∈0 A/d के अनुसार ये जो सभी कारक हैं
परावैद्युतांक के, एप्सिलॉन नॉट, ए और डी, ये सभी ही धारिता को प्रभावित करते हैं। अब देखो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है? समविभव पृष्ठ के 4 गुण लिखिए। ठीक है, हमें समविभव पृष्ठ के 4 गुण देने हैं। सबसे पहला गुण क्या है? उत्तर देखो, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ का जो प्रत्येक पॉइंट होगा उन सब पर विभव क्या होगा? विभव इक्वल यानी समान होगा। अगला पॉइंट देखो, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, यह है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या है? वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर सदैव लंबवत होती हैं। क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक पॉइंट पर सदैव लंबवत होती हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या है? अगला पॉइंट है, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकते। ठीक है, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। चालक का पृष्ठ सदैव एक समविभव पृष्ठ की तरह ही व्यवहार करता है। चालक का पृष्ठ सदैव एक समविभव पृष्ठ की तरह ही व्यवहार करता है। यह पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की दिशा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। ठीक है, यह पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की दिशा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ संकेंद्रीय गोले होती हैं। ठीक है, बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ संकेंद्रीय गोले होती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 क्या है हमारा? वैद्युत विभव और विभवांतर में क्या अंतर है? ठीक है, वैद्युत विभव और विभवांतर में क्या अंतर है? उत्तर देखो, विभव किसी एक बिंदु का गुण है, जबकि विभवांतर दो बिंदुओं के विभवों का अंतर है। ठीक है, विभव तो किसी एक बिंदु का गुण है, जबकि विभवांतर दो बिंदुओं के विभवों का अंतर है। विभव को अनंत के सापेक्ष मापा जाता है, विभवांतर किसी क्षेत्र के भीतर मापा जाता है। जबकि विभव का मान संदर्भ बिंदु चुनने पर बदल सकता है, लेकिन विभवांतर का नहीं बदल सकता। ठीक है, विभवांतर ही आवेश को प्रवाहित करने का कार्य करता है, जबकि विभव का मात्रक वोल्ट है और विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट ही है। ठीक है, विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक वोल्ट ही होता है। वैद्युत परिपथ में विभवांतर का विशेष महत्व होता है और दोनों ही स्केलर राशियां हैं और इनका आधार कार्य है। ठीक है, वैद्युत परिपथ में विभव से ज़्यादा विभवांतर का महत्व होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। उत्तर देखो इसका, संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कुल कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है, संधारित्र को जब आवेशित किया जाता है तो उस टाइम जो कार्य होता है उसे ही ऊर्जा के रूप में संचित कर लिया जाता है। यदि आवेश dq देने में किया गया कार्य क्या हो? dw हो, तो dw है तो इक्वल हो जाएगा bdq। ठीक है, क्या हो जाएगा? यदि आवेश dq देने में किया गया कार्य dw हो तो इक्वल हो जाएगा bdq। चूँकि b इक्वल होता है q अपॉन सी। ठीक है, q अपॉन सी, तो इसलिए dw क्या हो जाएगा? यहाँ पर b की जगह यहाँ पर b का मान रख देंगे q अपॉन सी, तो क्या हो जाएगा? dw इक्वल q अपॉन सी इंटू dq। कुल कार्य w है तो w इक्वल समाकलन q अपॉन सी इंटू dq इक्वल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सी समाकलन q इंटू dq। ठीक है, क्या हो जाएगा? w इक्वल समाकलन q अपॉन सी इंटू dq इक्वल 1 अपॉन सी समाकलन q इंटू dq। तो फिर आगे क्या होगा? w इक्वल 1 अपॉन सी इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? q स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, क्या आ जाएगा? q स्क्वायर अपॉन 2c। चूँकि यहाँ पर q इक्वल सी भी है, क्या है? q इक्वल सी भी है, तो अतः u इक्वल सी बी स्क्वायर अपॉन 2c। क्या आ जाएगा? u इक्वल सी बी स्क्वायर अपॉन 2c। तो फॉर्मूला निकल कर आएगा हाफ सी वी स्क्वायर। क्या आएगा? हाफ सी वी स्क्वायर। और यह संचित ऊर्जा का अंतिम व्यंजक है। ठीक है, यह संचित ऊर्जा का लास्ट व्यंजक, लास्ट फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5।
परावैद्युत के प्रकार समझाइए। ठीक है, परावैद्युत के प्रकार समझाइए। उत्तर देखो, परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय कौन से होते हैं? ध्रुवीय परावैद्युत के अणुओं में धन और ऋण आवेश की केंद्र संपाति नहीं होती हैं, जैसे H2O। ठीक है, इनका अपना स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या होता है? ध्रुवीय परावैद्युत के अणुओं में धन और ऋण आवेश के केंद्र संपाति नहीं होती हैं, जैसे H2O, और इनका अपना स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, अध्रुवीय में क्या होता है? अध्रुवीय परावैद्युत में धन और ऋण केंद्र संपाति होते हैं, जैसे ऑक्सीजन में। ठीक है, O2 में अध्रुवीय परावैद्युत में धन और ऋण केंद्र संपाति होते हैं, जैसे ऑक्सीजन में। इनका अपना द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। बाह्य क्षेत्र लगाने पर दोनों ही ध्रुवीकृत हो जाते हैं। ठीक है, इनका अपना द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वो शून्य होता है, और बाह्य क्षेत्र लगाने पर दोनों ध्रुवीकृत हो जाते हैं। ठीक है, ये पदार्थ विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, ये पदार्थ क्या होते हैं? ये पदार्थ विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न। अब चलते हैं इम्पोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का निगमन कीजिए। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का निगमन कीजिए। उत्तर देखो, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल a है और उनके बीच की दूरी d है। ठीक है, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है और जिसकी प्लेटें, दो प्लेटें हैं, तो जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल a है और उनके बीच की दूरी d है। अब प्लेटों पर आवेश +q और -q है। ठीक है, जिससे पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल q/a है। ठीक है, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है और जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल a है और उनके बीच की दूरी d है। जो प्लेट है, प्लेटों पर आवेश +q और -q है, जिससे पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल q/a है। तब क्या होगा? प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E इक्वल σ/ε0 इक्वल क्या हो जाएगा? q/a ε0 है। ठीक है, अब माना यदि प्लेटों के बीच विभवांतर B है तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा B इक्वल E इंटू डी होगा। ठीक है, क्या होगा? B इक्वल E इंटू डी होगा। B इक्वल q/a ε0 इंटू डी, तो धारिता की परिभाषा से क्या आएगा? C इक्वल, धारिता की परिभाषा से यहाँ पर ले लेंगे C इक्वल q/b। ठीक है, C इक्वल q/b, तो अतः आ जाएगा C इक्वल q/qd/a ε0। क्या आ जाएगा? C इक्वल q/qd/a ε0 इक्वल क्या आ जाएगा? a ε0/d। ठीक है, क्या आ जाएगा? a ε0/d। अब यदि प्लेटों के बीच k परावैद्युतांक का माध्यम हो तो धारिता क्या होगी? धारिता C इक्वल k ε0a/d हो जाएगी। ठीक है, धारिता क्या हो जाएगी? C इक्वल k ε0a/d हो जाएगी। अब यह स्पष्ट है कि धारिता क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ती है और दूरी घटाने पर बढ़ती है। ठीक है, घटाने पर बढ़ती है। यह स्पष्ट है कि धारिता क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ती है और दूरी घटाने पर घटती है। ठीक है, यह सूत्र संधारित्र के सिद्धांत को समझाने का आधार है। यह निगमन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें प्लेटों के बीच के क्षेत्र को एक समान मापा जाता है। ठीक है, प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल होता है, उन्हें एक समान मापा जाता है। प्लेटों के किनारों पर क्षेत्र का विचलन नगण्य माना गया है, यानी शून्य माना गया है। अतः यहाँ पर अंतिम फॉर्मूला C इक्वल k ε0a/d प्राप्त होता है। ठीक है, यह सूत्र धारिता को मापने के लिए आधारभूत है। अंतिम फॉर्मूला क्या प्राप्त होता है? C इक्वल k ε0a/d प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। उत्तर देखो इसका, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई 2L है और आवेश +q और -q है। ठीक है,
आप मान लो कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसकी लंबाई 2L है और आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है। और द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां विभव ज्ञात करना है। ठीक है, जहां पर हमें विभव ज्ञात करना है। अब माना बिंदु P द्विध्रुव की अक्ष से थीटा कोण पर स्थित है। कितना? माना बिंदु P द्विध्रुव की अक्ष से थीटा कोण पर स्थित है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव कितना हो जाएगा? B1 इक्वल के इंटू क्यू अपॉन R1। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण। और माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव कितना होगा? B2 इक्वल माइनस के इंटू क्यू अपॉन R2। ठीक है, अब यहाँ पर परिणामी विभव कितना होगा? B इक्वल B1 प्लस B2, यानी इस वाले को, फर्स्ट वाले को सेकेंड वाले को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा के क्यू इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल के आएगा। और जब इनको ज्यामितीय रूप से हल करेंगे तो क्या होगा? R2 माइनस R1 इक्वल 2L इंटू कॉस थीटा। ठीक है, R2 माइनस R1 इक्वल 2L इंटू कॉस थीटा। और अतः B इक्वल के इंटू क्यू ब्रैकेट में क्या आएगा? इंटू 2L कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, चूँकि यहाँ पर P इक्वल क्यू इंटू 2L द्विध्रुव आघूर्ण है, इसलिए B इक्वल के पी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या होगा? B इक्वल के पी इंटू कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। यह व्यापक सूत्र है जो अक्षीय और निरक्षीय स्थितियों के लिए भी सही है। ठीक है, यह व्यापक सूत्र है जो अक्षीय और निरक्षीय स्थितियों के लिए भी सही है। अक्षीय स्थिति में थीटा इक्वल 0 तो क्या आ जाएगा? तो B इक्वल के पी अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा। और निरक्षीय स्थिति में थीटा इक्वल 90 डिग्री तो क्या आ जाएगा? तो B इक्वल 0 आ जाएगा। यह व्युत्पत्ति स्थिर वैद्युत विभव के सिद्धांतों को स्पष्ट करती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक कड़क टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।